Hello everybody. Welcome back to my channel. I am Mansi Sharma, your English mentor. In previous video, we discussed about the history of English literature, in which we had completed Anglo-Saxon period, Anglo-Norman period, and Renaissance period. So today we'll be continuing our history of English literature series with Jacobean era, Caroline era, and other. So without further ado, let's start. रेनेसा पीरियड यानी कि एलिजाबेथन एरा तक हमने कंप्लीट कर दिया था। एलिजाबेथ की डेथ के साथ ही यानी 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी और जेम्स फर्स्ट को वहाँ का राजा बना दिया गया था। जेम्स फर्स्ट कौन थे? एलिजाबेथ ने तो शादी की नहीं थी। एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी तो उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए उनके भी दूर के रिलेटिव जो कि स्कॉटलैंड के राजा थे जेम्स सिक्स, स्कॉटलैंड में उन्हें जेम्स सिक्स के नाम से टाइटल दिया गया था और यहाँ पर इंग्लैंड में उन्हें जेम्स फर्स्ट के नाम से टाइटल दिया गया है। उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया, उन्हें इंग्लैंड का शासन सौंप दिया गया। सो उनका एरा कब से कब तक चला, उनके एरा में क्या क्या लिटरेरी चेंजेस आए, क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज हुए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैकोबियन एरा 1603 से उनकी डेथ 1625 तक चला, यानी 1603 में उन्हें राजा बनाया गया और ये एरा जब उनकी डेथ हो गई 1625 वहां तक चला। जैकोबियन एरा में पीरियड इन इंग्लिश एंड स्कॉटिश हिस्ट्री कंसाइड विद द रेन ऑफ जेम्स सिक्स। जैसा मैंने आपको बताया, जो स्कॉटलैंड के राजा थे जेम्स सिक्स, उनको ही इंग्लैंड का राजा एज अ जेम्स फर्स्ट 1603 में उन्हें बना दिया गया। इन्होंने एक साथ आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पे शासन किया था, यानी यूनियन ऑफ किंगडम का यहाँ पर रूल आया था। राइट, इस टाइम पर क्या था, जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। फाइनेंशियल इश्यूज क्या चल रहे थे कि एलिजाबेथ जो थी वो भी कुछ कर्जा छोड़ कर गई थी और इन्होंने भी उसी प्रथा को आगे बढ़ाया। इन्होंने भी अपने शौकों में कोई कमी नहीं की। राजा लोग जो थे बहुत ज्यादा लेविश लाइफ को जीने में पसंद करते थे। अब लेविश लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए तो इन्होंने अपने ऊपर बहुत कर्जा थोप लिया था, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। राइट, देखिए इसमें ये तो हो गई पॉलिटिकल बात, यानी क्या-क्या चेंजेस आ रहे थे, इसी वजह से पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। जो पार्लियामेंट थी वो इनके शौकों को पसंद नहीं कर रही थी, पर फिर भी इनका शासन चल रहा था। इनके जो बेटे आते हैं उन्होंने तो और ज्यादा ही अति कर दी थी, उन्होंने भूचंड मचा दिया था बिल्कुल ही। उन्होंने क्या किया था वो उनके एज में पढ़ेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या-क्या लिटरेरी चेंजेस आए थे, क्या-क्या पीक पर चल रहा था। ठीक है, शेक्सपियर ट्रेजेडीज बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ट्रेजेडीज लिखनी उन्होंने इस एरा में स्टार्ट की थी। ड्रामा वो लिख रहे थे, लेकिन उनके जो मेजर ट्रेजेडीज थी जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये इनके 4 मेजर वर्क हैं, मेजर ट्रेजेडीज हैं। तो इसमें जो हैमलेट था वो तो इनका शेक्सपियर उसमें एलिजाबेथन एरा में ही आ गया था, यानी कि 1599 में आ गया था। लेकिन जो बाकी के इनके वर्क्स थे, जैसे कि 4 इनकी मेजर ट्रेजेडीज थी। कौन-कौन सी थी, ये ट्रिक है याद करने की। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने ये मेजर ट्रेजेडीज तो जरूर से पढ़ी होंगी। लास्ट बचता है मैकबेथ। तो ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ जो थे ये आपके जैकोबियन एरा में आए थे और हमारा ये हैमलेट था 1599, यानी कि एलिजाबेथन पीरियड में इसको लिख दिया गया था और इन चारों को प्रेजेंट किया गया था आपके जैकोबियन एरा में। राइट, यानी कि इनकी लगभग 1603 टू 4 से स्टार्टिंग हुई थी और 1606 तक ये लिखे गए थे। ये तो बात हो गई शेक्सपियर ट्रेजेडीज की। सिटी ड्रामाज, यानी कि ड्रामा बहुत प्रोमिनेंट थे उस टाइम पर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर आ गया था बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन क्या थे? बेन जॉनसन ने बहुत सारे सटायरिकल वर्क्स लिखे थे। इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स लिखे थे। इन्होंने मास को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया था। मास क्या था? मास बहुत ज़्यादा एलॉबरेट ड्रामेटिक वो था, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को इलैबोरेट करके स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था। इसके अंदर ड्रामा होता था, स्टेज को बहुत ब्यूटीफुली बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके चीज़ों को दिखाया जाता था। इसके अंदर डांस होता था, सॉन्ग होता था, ड्रामेटिक प्रॉम्प्ट्स होते थे, बहुत सारे मास्क, चेहरे पे मास्क लगा के इसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता था। यानी कि ये लोग जो थे, राजा लोग जो थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए था। तो इन्होंने, जो इनकी वाइफ थी जेम्स फर्स्ट की वाइफ, वो भी इस चीज़ की बहुत शौकीन थी। वो खुद जाकर बेन जॉनसन को बोलती थी कि मेरे लिए मास प्रेजेंट करो। अब कोर्ट में मास प्रेजेंट करना है तो बहुत बहुत ही हाईली प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना उसकी। इसीलिए बेन जॉनसन एंड इनिगो जॉनस, बेन जॉनसन क्या थे? बेन जॉनसन ड्रामास को लिखते थे, मास को लिखते थे और उसको अच्छे से प्रेजेंट करने का, यानी उस स्टेज को डेकोरेट करने का, उस स्टेज पे पूरी तैयारी करने का जो काम था वो इनिगो जॉनस का काम था। ठीक है, इनिगो जॉनस और बेन जॉनसन ने साथ में कोलैब करके बहुत सारे मास्क लिखे थे और बहुत सारे वर्क इन्होंने साथ में किए थे। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स आए थे। बेन जॉनसन कहते थे कि मैं अगर ड्रामाज ना लिखूं तो तुम कैसे प्रेजेंट करोगे, और इन्हीं को कहते थे खाली लिखने से कुछ नहीं होता है, इसको प्रेजेंट करना भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स भी काफी आए थे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके इस एरा के जो फेमस राइटर्स थे, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, जॉन फ्लेचर एंड जॉन बेटसन और जॉर्ज चैपमैन। जो जॉर्ज चैपमैन थे वही ह्यूमर, यानी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को लेकर आए थे। बाकी बाद में बेन जॉनसन ने इसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है, इनको, बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के नाम से, यानी फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है, हु इज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर? तो आपका आंसर होना चाहिए बेन जॉनसन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा।
ठीक है। फ्रांस एक बात और नोट कर लीजिए, फ्रांसिस बेकन को इन्होंने जेम्स फर्स्ट ने अपने कोर्ट में एज़ अ नाइट की उपाधि दे दी थी। ये वहाँ पर ही रहते थे कोर्ट में, नाइट्स होते थे ना उनके, तो उसमें इनको वन ऑफ द नाइट्स थे ये, और इन्होंने वहाँ पर बैठ के बहुत सारे वर्क लिखे थे, बहुत सारे जेम्स फर्स्ट को प्रेज़ करने के लिए, उनको प्रेज़ करते हुए बहुत सारे वर्क्स को इन्होंने इन्वेंट किया था, बहुत सारे वर्क्स को इन्होंने लिखा था। बाकी बाद में कैरोलिन एज में भी इन्होंने बहुत सारे प्रोज़ वर्क्स लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे राइटिंग लिखी है, इन्होंने बहुत उसको प्रोमिनेंट बना दिया था। लेकिन हाँ, उस एरा में इनको थोड़ा करप्शन के चार्जेस भी इनके ऊपर डाले गए थे, यानी कि इनके बेटे के जो काल आएगा इसके बाद का, यानी कैरोलिन एज में इनको करप्शन के चार्जेस लगाकर जेल में भी डाल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज, अब तक पॉलिटिकल इश्यूज़ उनके साथ तो थोड़े बहुत चल रहे थे, थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स पार्लियामेंट और उसके बीच में थे, लेकिन इन्होंने जब ये कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट आए, चार्ल्स फर्स्ट बेटे थे किसके? जेम्स फर्स्ट थे। ये इनके यंगर बेटे थे, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे यानी कि जेम्स फर्स्ट के जो बेटे थे, उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से फिर इनके यंगर बेटे को राजपाट संभालना पड़ा, ये आपके सत्ता में आए, राइट? मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चले थे, इन बाप-बेटा ने मिलके बहुत कर्जा कर लिया था, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और उसके बाद जो ट्रिगर पॉइंट था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं एक कैथोलिक क्वीन से शादी करूँगा। ये खुद एक प्रोटेस्टेंट्स थे, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स का ही राज्य चल रहा था, कैथोलिक रूल चल ही नहीं रहा, बहुत टाइम से प्रोटेस्टेंट रूल चल रहा है इंग्लैंड पर, तो रिलीजियस पॉलिसीज़ में तो आना ही था, डिस्प्यूट तो होना ही था, क्योंकि ये तो भई किसी भी कीमत पे वो लोग होने नहीं देने चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना यानी पर्सनल रूल इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब यहाँ पर कोई भी पार्लियामेंट की बात नहीं मानी जाएगी। उन पार्लियामेंट के मेंबर्स को इन्होंने उठाकर अलग बिठा दिया। सिर्फ़ अपना पर्सनल रूल इन्होंने यहाँ पर चलाने का डिक्लेयर कर दिया। अब वो लोग अपने घर पर बैठ के तो पार्लियामेंट के मेंबर बैठे नहीं रहेंगे। वो भी अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे भी कैसे इसको यहाँ से एग्ज़ीक्यूट किया जाए। लेकिन इस चीज़ को करते-करते भी इनको 10 साल लग गए थे। 10 साल के लगभग इन्होंने अपना शासन पर्सनल रूल चलाया था। राइट? इसी दौरान इन्होंने क्या किया 1642 में इन्होंने पार्लियामेंट के 5 मेंबर्स को अरेस्ट करा दिया और ट्रिगर कर दिया चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। इससे इंग्लिश सिविल वॉर हो जाता है। अब आप कहेंगे इंग्लिश सिविल वॉर क्या होता है? जो कि 1642 में ही हुआ था। इंग्लिश सिविल वॉर और सिविल वॉर में क्या डिफरेंस है? सिविल वॉर में एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ती है, लेकिन इंग्लिश सिविल वॉर में इंग्लिश के ही पीपल आपस में लड़ाई कर रहे थे। यानी कि मोनार्की मोनार्की यानी जो आपके इनको चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे वो मेंबर्स, वो पोएट्स मोनार्की में आ जाते हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, राउंड हेडेड पीपल यानी कि आपके पार्लियामेंट के जो लोग थे, उन दोनों में डिस्प्यूट्स चल रहे थे। तो इन दोनों के बीच में ही आपका इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था, जो कि 1642 में हुआ था। और 1649 में क्या हुआ? चार्ल्स फर्स्ट का सर धड़ से अलग कर दिया था इंग्लैंड के पीपल ने, यानी कि लीडर जो थे पार्लियामेंट के वो कौन थे? क्रोमवेल थे। तो वन ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर ने ही इनका सिर धड़ से अलग कर दिया था पब्लिक के बीच में, ठीक है? अब क्या होता है? मोनार्की हट जाती है इंग्लैंड से और क्रोमवेल पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है। हालाँकि उससे पहले कौन-कौन सी पोएट्री फॉर्म्स वहाँ पर डेवलप हुई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। मेटाफिज़िकल पोएट्री आ गई थी, कैवेलियर पोएट्री आ गई थी और प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोएट्रीज़ चल रही थी। मेटाफिज़िकल पोएट्री क्या थी? मेटाफिज़िकल पोएट्री में रिलीजियस थीम, लव को, फिज़िकल चीज़ों को महत्व ना देके लव और रिलीजियस चीज़ों को इन्होंने महत्व दिया था। इनका थीम रिलीजियस और लव होता था, कंसाइड लव होता था, ठीक है? लेकिन जो कैवेलियर्स थे, कैवेलियर्स कौन थे? जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, राजा को सपोर्ट करते थे। अभी वो राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके क्लोज़ हैं, तो उन लोगों को लेविश लाइफ़ पसंद है। इसलिए वो लोग जो सेंसुअल चीज़ें होती थी, फिज़िकल चीज़ें होती थी, फिज़िकल लव को ही ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए इन दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट्स रहते थे, राइट? मेटाफिज़िकल और कैवेलियर आपको समझ आ गया। प्यूरिटन्स क्या थे? ये क्रोमवेल के टाइम पे आए थे। इन्होंने सब चीज़ को बैन कर दिया था। ये एंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। ये लोग क्या करते थे? ये सिर्फ़ रिलीजन को ही सब कुछ मानते थे। ये इनका थीम जो था पोएट्री का वो रिलीजियस होता था। ये तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑथर कौन थे? जॉन मिल्टन। जॉन डन मेटाफिज़िकल पोएट थे, ठीक है? एक तरीके से ही वाज़ द फादर ऑफ मेटाफिज़िकल पोएट, ठीक है? जॉन डन। अब आ जाते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, थॉमस ब्राउने और फ्रांसिस बेकन। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस एसेइस्ट और प्रोज़ लिखने वाले राइटर्स थे। इन दोनों ने मिलके बहुत ज़्यादा प्रोज़ और एसेज लिखे हैं। जॉन मिल्टन ने क्रोमवेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क्स लिखे थे। उनको हम आगे क्रोमवेल के पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। अब आ जाते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड पे, ठीक है? जिसमें क्या होता है, ये हमारी एज 1649 और 1660 तक चली, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को जब मार दिया गया था, उनको मोनार्की से हटा दिया गया था, तब ये जो क्रोमवेल थे, ये लीडर थे पार्लियामेंट के, ये इन्होंने इंग्लैंड को लीड किया था, राइट? इंग्लिश मोनार्की इन्होंने हटा दी। किसके बाद? आफ्टर इंग्लिश सिविल वॉर, जिस सिविल वॉर के बारे में मैंने अभी बताया है आपको, और क्रोमवेल की गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है? इन्हीं क्रोमवेल के नाम पे कॉमनवेल्थ पीरियड पड़ा है, ठीक है? प्रूटेंस रूल आया था, जिसमें मोरल और रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस हो गई थी। अभी मैंने आपको बताया है, इसमें लाइफ को
सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को और इंक्लूडेड लिटरेचर को लेके, लिटरेचर के भी थीम किसको माना गया, प्रूडेंस आ गए थे और मेटाफिजिकल चल रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा था वो कैवेलियर पोएट्स को पड़ा था, क्योंकि उनके जो राजा थे वो तो मर गए थे, अब उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो जेल में जाने के बाद भी इन पोएम्स को लिख रहे थे, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। ठीक है, मिल्टन एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट्स लिखे हैं। वो एक पैम्फलेट उन्होंने प्रोपेगेंडिस्ट पैम्फलेट्स लिखे हैं, यानी कि वो क्रमवर्ल्ड को, कॉमनवेल्थ पीरियड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उन्होंने इनको लेके बहुत सारे वो भी लिखे हैं, जैसे वर्क्स हैं इनके एरोपेजिटिका, ठीक है, ऑफ एजुकेशन, लेसिडास, इनके बहुत सारे फेमस वर्क हैं। यह जॉन मिल्टन एक बहुत बड़े राइटर हैं और हमारे सिलेबस के अंदर भी हैं, तो हमें इनके इंपॉर्टेंट वर्क टिप्स पे याद होनी चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे जब ये लोग आ गए थे, प्रूडेंस रूल आ गया था, तो मैंने बताया था ये एंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इन्होंने थिएटर्स बैन कर दिए थे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस पीरियड में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था, तो वो क्रॉमवेल पीरियड ही था, यानी कि कॉमनवेल्थ पीरियड था। मेजर ऑथर्स कौन कौन थे? जॉन मिल्टन, सर थॉमस ब्राउनी, अब्राहम काउले, एंड्रू मार्वल एंड जॉन ड्राइडन जैसे फेमस प्रोमिनेंट राइटर्स इस पीरियड के थे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और इसके वो पढ़ लेते हैं फीचर्स। जॉन मिल्टन का मैंने आपको बता दिया है, और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है यहाँ पर, देखिए कौन कौन से हैं। डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, पैराडाइज लॉस्ट, इनकी बहुत बड़ी एपिक पोयम है। इसका एक सीक्वल भी आया था, पैराडाइज रीगेन। ठीक है, एरोपेजिटिका और एरोपेजिटिका और डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक ही वर्क है यहाँ। ठीक है, इनके प्रोज और पोइट्री दोनों ही रिलीजियस और इंडिविजुअल थीम्स पर ये लोग लिखते थे, यानी जॉन मिल्टन लिखते थे। इसी के साथ आगे बढ़े। अब आ जाती है हमारी रेस्टोरेशन एज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, क्रोमवेल की डेथ हो जाती है। अब मोनार्की इंग्लैंड में वापस आ जाती है, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे जो थे चार्ल्स सेकंड, वो दोबारा इंग्लैंड में आ जाते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि पार्लियामेंट के लीडर क्रोमवेल की डेथ हो गई है, तो उन्हें अपनी जगह वापस इंग्लैंड में बनानी थी, और वो वापस लौटकर आ गए थे इन 1660। 1660 से 1798 तक न्यू क्लासिकल पीरियड चला। इसको हमने, इस एरा को थ्री पार्ट्स में, मेजरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। एज, एज ऑफ ड्राइडन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ड्राइडन इस एरा के प्रोमिनेंट राइटर थे। रेस्टोरेशन किस चीज का हुआ था? रेस्टोरेशन यानी किसी चीज की रिकवरी हुई थी, मोनार्की रिस्टोर हो गया था, थिएटर्स खुल गए थे। जब राजा वापस आ गए तो एंटरटेनमेंट भी वापस आना है। राजा वापस आए, रेस्टोरेशन हुआ हमारे थिएटर्स का, मोनार्की का, थिएटर्स ओपन हो गए जो कि पुरिटन रूल्स के अंदर बंद हो गए थे। प्ले हाउस और ड्रामा जो थे फ्लरिश्ड हो गए थे, यानी दोबारा प्रोमिनेंट हो गए थे। एंटरटेनमेंट आ गया था और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी दिखा जाने लगा। मेजर राइटर्स इसके कौन कौन से हैं? जॉन ड्राइडर, एफ्राबेन, विलियम कॉन्गरी। विलियम कॉन्गरी का एक बहुत फेमस वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और ये मैंने बता दिया पार्ट। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है इस पीरियड में? अभी मैंने आपको बताया है, कॉमेडी ऑफ मैनर आ गया था। कॉमेडी ऑफ मैनर और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में डिफरेंस होता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है वो पर्टिकुलर राइटर के ऊपर, किसी वर्क के ऊपर एक सटायर होता है, लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर जो होता है इसके अंदर क्या था, विट ऑन एरिस्टोक्रेटिक क्लास, पॉलिटिक करप्शन, यानी कि पॉलिटिकल करेक्शन जो हो रहे थे उसके ऊपर विट यानी सटायर किया जाता था इनके वर्क में। डायरेक्ट तो बोला नहीं जा सकता, तो कुछ इस तरीके से टिप्पणी की जाती थी जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और समझने वाला समझ सके, इसलिए इसको ह्यूमर कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज यानी अलेक्जेंडर पोप की एज कहा जाता है इसको। इसका टाइम पीरियड है 700 टू 745। इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसको नहीं कहा गया, ये बेटा मिसप्रिंट है। इसको अलेक्जेंडर पोप की एज और एज ऑफ ऑगस्टन कहा गया है, यानी इसमें जो ऑगस्टन एक एम्परर थे पुराने, उनके वर्क यानी उनसे इन्फ्लुएंस, उनके टाइम के जो राइटर्स थे जैसे ओविड, होरेस, इनके वर्क्स को इमिटेट किया जाने लगा था। इस पीरियड में जो राइटर्स थे वो इनके वर्क्स को इमिटेट करने लगे थे, यानी कि क्लासिकल थीम्स वापस आने लगा था। ठीक है, नोवेल्स और प्रोज में रैपिड ग्रोथ हो रही थी, इस इनके वर्क्स को इमिटेट किया जा रहा था, इसीलिए इस एरा का नाम ऑगस्टन एरा रखा गया था। एक्सप्लोजन इन सटायर, यानी कि बस्ट हो रहा था, सटायरिकल वर्क्स बहुत ज्यादा लिखे जा रहे थे और पॉलिटिकल सटायर हो रहे थे मेलो ड्रामा में कन्वर्ट करके। पोइट्री के जो थीम होते थे वो पर्सनल थीम होने लगे थे। स्ट्रिक्ट रूल्स, टाइट डिक्शन और स्ट्रॉन्ग मीटर, यानी कि इसमें मीटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए। अब तक तो विदाउट राइम भी काम चल रहा था, लेकिन अब जो वर्क हो रहे थे उनके अंदर मीटर को फिक्स्ड कर दिया गया था कि इस वर्क को इस मीटर में लिखा जाएगा। राइट, आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप मेजर राइटर थे। अलेक्जेंडर पोप का कौन सा फेमस वर्क है? द रेप ऑफ द लॉक, आप सबने पढ़ा है, इनका एक बहुत अच्छा सटायरिकल वर्क है वो। ठीक है, हाई क्लास पर वो सटायर किया गया है। जोनाथन स्विफ्ट, जॉन ड्राइडन और रिचर्ड स्टील जैसे मेजर राइटर्स इस टाइम के होते थे। जो सबसे ज्यादा
फेमस मीटर हुआ था इस टाइम पे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो यूज़ किया जा रहा था प्रोमिनेंटली, दैट इज़ हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट यानी कि इसके अंदर 2 लाइन होती थी व्हिच आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि जो इनके सिलेबल होते थे वो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होते थे और 5 इनका सिलेबस का मीटर होता था, इसलिए इसको आयम्बिक पेंटामीटर कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। लास्ट आ जाती है सैमुअल जॉनसन की एज। इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया है, इसलिए मैंने वहां से इसको कटवा दिया था। ठीक है, सैमुअल जॉनसन की एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया है। ये एक लेक्सिकोग्राफर थे, यानी कि इन्होंने डिक्शनरी भी लिखी थी और ये एज अ जर्नलिस्ट भी वर्क करते थे। कौन सी मैगजीन में? द जेंटलमैन मैगजीन में इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी वर्क किया है और ये एक बायोग्राफर भी थे। इन्होंने बहुत सारे पोएट्स के बायोग्राफी भी लिखी है और इन्होंने एक वर्क लिखा है लाइफ ऑफ द पोएट। ठीक है, और इनका एक मेजर वर्क है लाइव्स ऑफ द पोएट। उसमें क्या था, इन्होंने 52 राइटर्स यानी 52 पोएट्स के बारे में उनकी बायोग्राफी और साथ के साथ उनको क्रिटिसाइज भी किया है। ये लेसी जैसे मिल्टन हो गए, मिल्टन की लेसिडास को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इन्होंने उसको आर्टिफिशियल, एग्जैजरेट आर्टिफिशियल की टाइटल दिया था, यानी लेसिडास को इन्होंने पसंद नहीं किया था, उसे क्रिटिसाइज किया था और शेक्सपियर जैसे राइटर को एडमायर करते थे। उन्होंने शेक्सपियर के कुछ वर्क्स को काफी एडमायर किया, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह पर इन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया है। इन्होंने इनको ही इज फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी इनको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का फादर के रूप में माना गया है और इन्होंने फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म यानी जॉन ड्राइडन ने भी काफी क्रिटिसिज्म किया है, इसलिए जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है और आपके सैमुअल जॉनसन को, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा जरूर, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोजर मैगजीन जो थी इस टाइम पर बहुत पॉपुलर हो रही थी। इंपॉर्टेंट राइटर्स सैमुअल जॉनसन और ये आपके स्विफ्ट वगैरह जैसे राइटर्स काफी फेमस थे इस टाइम पर। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट पीरियड हम इसके बाद पढ़ेंगे जो कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें इसकी एज भी लिखी है, 1798 से रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है और जॉनसन वाली एज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो और आपको इससे पहले का सेशन भी पढ़ना है, पहले के पीरियड्स को भी पढ़ना है, तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, उसे पढ़ लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।